हमने लास्ट क्लास में ना एक टॉपिक स्टार्ट किया था, ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी क्या था कि जब कभी कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है ना, तो रिटायरमेंट के टाइम पे एक अच्छा खासा अमाउंट देते हैं, तो उसको बोला जाता है ग्रेजुएटी। सिर्फ रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेजुएटी नहीं मिलता, पीएफ मिलता है और ग्रेजुएटी मिलता है और भी अलग अलग मिलता है, लेकिन हम सिर्फ ग्रेजुएटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे ग्रेजुएटी में हमने देखा था, या तो हो सकता है पॉसिबल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, है ना, या तो होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रेजुएटी लेने वाला, या फिर ग्रेजुएटी लेने वाला होगा कौन सा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर सर हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो इसके अंदर हमें देखना है कि वो ग्रेजुएटी ले कब रहा है। या तो ले सकता है वो ड्यूरिंग द जॉब, ड्यूरिंग द जॉब। अगर सर वो ड्यूरिंग द जॉब ले रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल, सैलरी का पार्ट में फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन अगर ले रहा है रिटायरमेंट पे, तो सर ग्रेजुएटी रिटायरमेंट के टाइम पे अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेता है ना, तो वो हो जाता है फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है वो। चलिए, अब नॉन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के केस में तो सबसे पहले दिक्कत आ जाती है कि अगर वो ड्यूरिंग द जॉब लेगा तो क्या होगा बताओ सर, बताइए। ड्यूरिंग द जॉब करा था हमने, फुल्ली फुल्ली टैक्सेबल। और अगर हम अदर बात करें तो यहां पे फिर से दो चीजें निकल के आ जाती है, कवर्ड और नॉट कवर्ड या अनकवर्ड। सर कवर्ड कह लो या अनकवर्ड कह लो, लिमिट पहली है एक्चुअल रिसीव, दूसरी लिमिट है सर मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, तीसरा था सर 15/26 इंटू में लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, इंटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर। ऑफ कंप्लीट ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। सेम अगर दूसरे साइड हम बात करते हैं सर, तो सेम रूल दूसरे साइड लगता है, बस थोड़ा सा चेंजेस आएगा। सर क्या चेंजेस आता है यहाँ पे, थोड़ा सा बस ये जो है ये हो जाता है हमारा 30। और क्या चेंज होता है सर, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ हट जाता है और एक लास्ट ड्रॉन सैलरी हट जाता है, ये हट जाएगा और ये थोड़ा चेंज हो जाएगा सर। यानी यहाँ पे आ जाएगा एवरेज सैलरी और आ जाएगा नंबर ऑफ सिंपल कंप्लीटेड ईयर। ये हमने देखा था टोटल ग्रेजुएटी का पार्ट। अब हम इससे रिलेटेड वैसे तो नॉर्मल एक छोटा सा क्वेश्चन देख लिया था, आपकी किताब ग्रीस आहूजा के अंदर जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं एक बार हम किताब में कि कौन सा क्वेश्चन था। कवर्ड का मतलब जिसने अपने आप को, क्योंकि ग्रेजुएटी जो एक्ट है ना 1972 होता है, तो जिसने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो कवर्ड है, जिसने नहीं करा रखा वो नॉट कवर्ड है, और वो क्वेश्चन में हमेशा देगा आपको। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ज़्यादा टाइम हम इसमें नहीं लगा रहे क्योंकि हमने लास्ट क्लास के अंदर इस पर टाइम लगा दिया था। चलिए सर, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन में क्या कहता है, आपके बुक का मैंने इलिस्ट्रेशन भी इनफैक्ट चेंज नहीं किया। देखो, मेरा ये पर्पस नहीं है कि भैया आपको, आपके पास बुक इजीली अवेलेबल है, हर कॉलेज में लगवाया हुआ है, तो बुक के क्वेश्चन, अब ज़्यादा से ज़्यादा बुक के भी, फिर मैं कुछ 10 ईयर के भी कराऊंगा, दोनों ही आपका साथ के साथ चलेगा। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ बुक से ही करवा रहे हैं, तो नहीं, किताब तो होगा ही होगा, साथ के साथ आपका 10 ईयर पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी मुझे करवाने ही करवाने हैं। सर पास्ट ईयर के क्वेश्चन मैं एकदम से इसलिए नहीं करवा सकता क्योंकि उसमें सब आ जाता है, एग्जाम में तो पूरा चैप्टर ही आता है ना, तो अभी इसलिए हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, अभी बुक के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और उसके छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे ही हमारा बोलूंगा कि पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी 2-3 दिन लेंगे जिसमें मैं पूरे पूरे क्वेश्चन कर दिया करूंगा। तो सर क्वेश्चन में क्या कहता है, आर जो रिटायर हो गया ये 4/1/2022 यानी जनवरी में रिटायर हुआ, आफ्टर द सर्विस एक्स वाई कंपनी लिमिटेड में फॉर अ पीरियड 16 ईयर, 11 महीने तक काम किया, यानी 16 साल 11 महीने लगभग 17 साल।
एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इसका सैलरी जो था वो 44,000 था पर मंथ के हिसाब से, एंड ऑल्सो एंटायर डीएनएस अलाउंसेस एंटायर कर रहा था 8,000 रुपये पर मंथ. हिज रिटायरमेंट ही रिसीव 6 लाख रुपीज एज ए ग्रेट्यू कंप्यूट ग्रेजुएटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. अगर ये कवर्ड है तो उसके हिसाब से बताना है. तो मैंने आपको बताया था सर कवर्ड के केस में कौन सा रूल लगना है, ये वाला रूल कवर्ड के केस में लगना है. अच्छा, यहाँ सैलरी का मतलब थोड़ा दोनों जगह अलग है. सैलरी का मतलब यहाँ था बेसिक प्लस फुल डीए, यहाँ पे बेसिक प्लस में रिटायरमेंट वाला. तो ये वाला रूल लगा के हम फटाफट से एग्जेम्प्टेड वाला बता देते हैं. पॉइंट नंबर 1, एक्चुअल रिसीव. क्वेश्चन में कितने हुए एक्चुअल रिसीव? सर 6 लाख रुपए. पॉइंट नंबर 2, मैक्सिमम लिमिट कितना था सर? 20 लाख. पॉइंट नंबर 3, 15/26. ये तो क्वेश्चन का ही है. लास्ट ड्रॉन सैलरी क्वेश्चन खुद बता रहा है कितने हैं? 44,000 इंटू में नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ. मतलब है कि अगर आपका 15 साल 7 महीने है तो उसको 16 साल मानिए. जैसे होता है ना, हम करते हैं ना मैथ में पॉइंट के बाद आगे की डिजिट. तो यहाँ पे देखिए कितना है, 16 साल 11 महीने, तो हम इसको मानेंगे 17 साल. तो इसका हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं. क्या आता है कैलकुलेट करने के बाद? तो सर कैलकुलेट करने के बाद आता है 15/26 इंटू में 44,000 इंटू में 17. सर ये आ गया 43. अच्छा, यहाँ नहीं, डीए है क्या क्वेश्चन में? है डीए, तो डीए रह गया जी, सॉरी डीए रह गया. तो डीए ले लेते हैं, सैलरी बस चेंज होगा. सैलरी इज इक्वल टू 44,000 और डीए में तो दिमाग ही नहीं लगाना क्योंकि फुल डीए आता है. तो ये आ गया हमारा 52,000. तो 52,000 15/26 इंटू में 52,000 इंटू में 17. सर ये आ गया 5,10,000. तो सर एग्जेम्प्ट कितना होगा? क्वेश्चन ने पूछा है कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अमाउंट ग्रॉस सैलरी. तो सर एग्जेम्प्ट होगा हमारा 5,10,000. हर किसी को क्लियर है ये वाला पॉइंट? हाँ, सुहानी ने बोला बिल्कुल, मैंने ऐड कर दिया, ध्यान नहीं दिया था. यहां तक क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चले. क्लियर है? चलिए, एक बात और ध्यान रखिएगा, कई बार एम्प्लॉय क्या करता है, एग्जाम्पल देखिएगा. मान लेते हैं एक एम्प्लॉय जॉब कर रहा है और ये XYZ लिमिटेड में जॉब करता है, ठीक है ना. अब ये एम्प्लॉय XYZ लिमिटेड में जॉब कर रहा है और यहां पे इसने 10 साल नौकरी किया. 10 साल में मान लेते हैं कि इसके यहाँ के एम्प्लॉयर से लड़ाई हो गया, किसी वजह से बात नहीं बन पाई, इसने जॉब छोड़ दिया. तो बताइए इसको ग्रेजुएटी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा. मैंने 5 साल बताया था, याद है ना? कितने साल? 5 साल. तो इसको ग्रेजुएटी मिलेगा. अब अगेन ये चला गया PQR लिमिटेड में. ये एम्प्लॉय यहां से जॉब छोड़ चुका है ये एम्प्लॉय, और ये एम्प्लॉय सर कहां जा चुका है? PQR. यहां पे इसने 20 साल नौकरी करी. यहां पे कितनी नौकरी करी इसने? 20 साल. क्या यहां इसे ग्रेजुएटी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा. अब दोनों जगह ग्रेजुएटी मिल रहा है, तो जो मैक्सिमम लिमिट 20 लाख है ना, वो पूरे लाइफ में कितनी जगह भी छोड़ छोड़ के चले जाओ टोटल है. अगर उसने यहां पे 3 लाख रुपए का क्लेम कर लिया है, तो अगली बार जब वो जाएगा ना, तो उसके लिए मैक्सिमम लिमिट 20 लाख नहीं बचेगा, 17 लाख रुपए बचेगा. समझ में आई बात आपको? यानी एक एम्प्लॉय अगर अपने एम्प्लॉयर को चेंज करता है, तो जो मैक्सिमम लिमिट 20 लाख है ना, वो ओवरऑल लिमिट है, ना कि हर एक एम्प्लॉयर का लिमिट होगा. मान लेते हैं यहां पे इसने 18 लाख रुपए का क्लेम ले लिया है, तो भैया अब अगले एम्प्लॉयर पे जाओगे आप, तो आपको मैक्सिमम लिमिट पॉइंट नंबर 2 जो मैं 20 लिख रहा हूं ना, तो 18 तो यहां लिख लिया होगा इसने. अगले एम्प्लॉयर पे जाओगे तो वहां पे आपको 20 लिखने नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 2 लाख ही लिखने दिया जाएगा. समझे बात आप? क्लियर है? चलिए इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. और अगला पार्ट जो हमारा है वो क्या है? अनकवर्ड. अनकवर्ड क्या कहता है सर? एक्चुअल रिसीव मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, 15/30, एवरेज सैलरी, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर. एवरेज सैलरी का मतलब पिछले 10 महीने का सैलरी, और सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस में डीए. वो भी कौन सा? रिटायरमेंट बेनिफिट वाला. ठीक है ना, डीए कौन सा है? रिटायरमेंट बेनिफिट वाला. चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने.
देखिए क्या कहता है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। एक्स आ जनरल मैनेजर आर कंपनी लिमिटेड रिटायर फ्रॉम द कंपनी 15/6/2021। तो ये रिटायर हो रहा है, कब रिटायर हुआ? 15/6/2021। एट द टाइम ऑफ सच रिटायरमेंट, इस रिटायरमेंट के टाइम पे हिज बेसिक सैलरी 70,000 पर मंथ, यानी जब रिटायर हुआ था तो इस टाइम पे ये कंपनी से 70,000 पर मंथ की सैलरी लिया कर रहा था। ही ऑल्सो एंटायर डियरनेस अलाउंसेस 20% ऑफ बेसिक सैलरी। और डीए की बात करें तो इसका जो डीए था वो डीए कितना था, इसका कितने परसेंट? 20%, जो भी आ जाए, 14,000 आ गया, पूरे साल का मल्टीप्लाई करके हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे कहता है ये कंटिन्यू में 60% डियरनेस अलाउंस फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, और इसका 60% हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए रहेगा। ही हैड वर्क अ कंपनी 10 ईयर 11 मंथ, इसने कंपनी के अंदर काम किया 10 साल 11 महीने और 15 दिन। चलिए ठीक है सर। कहता है ही गॉट अ इंक्रीमेंट सैलरी 5,000 1/1/2021। कहता है कि 1/1/2021 मतलब पिछले साल, अच्छा 1/2 यानी 1/2, और इसका जो रिटायर हुआ है वो कब हुआ है? 15/6। तो 1/2 को ना इसका 5,000 रुपए सैलरी बढ़ गया था, इंक्रीज हो गया था, ठीक है ना। 1/2 को सैलरी बढ़ गया था। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कंपनी पेड अ ग्रेजुएटी 10 लाख, और इसने ग्रेजुएटी रिसीव किया था 10 लाख, इसने ग्रेजुएटी रिसीव किया था 10 लाख, 10 लाख रुपए, ठीक है। एक्स हैड अर्लियर वर्क विद एस कंपनी लिमिटेड। एस जो है, जो एक्स है, एक्स ने इससे पहले भी कहीं काम किया था, अर्लियर पहले भी कहीं काम किया था। सर कहां काम किया था उसने? एस लिमिटेड में। फ्रॉम वेयर ही हैड ग्रेजुएटी हैज अवेल एंड ₹3 लाख। इसका मतलब 3 लाख रुपए का एग्जामिशन पहले ले चुका है। तो अब नए वाली कंपनी में भी इसको एग्जामिशन तो देंगे, लेकिन अब 20 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट नहीं आएगा, अब कितना आएगा? 17 लाख। समझ रहे हो? आगे कहता है कंप्यूट अमाउंट ऑफ एग्जामिशन अवेलेबल आउट ऑफ ग्रेजुएटी रिसीव फ्रॉम आर कंपनी लिमिटेड में कितना होगा? ही इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट एक्ट, ये कवर्ड नहीं है। ऑल्सो कंप्यूट ग्रॉस टोटल सैलरी 22-23 के लिए हमारा जीटीएस ग्रॉस सैलरी भी निकालना होगा। तो सर पहले मैं ग्रेजुएटी की बात कर लेता हूं, ग्रेजुएटी निकाल लूंगा, नेक्स्ट पेज पे मैं जीटीएस निकाल लूंगा। तो ग्रेजुएटी की अगर हम बात करें तो नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 एक्चुअल रिसीव, सर एक्चुअल रिसीव कितना है? पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? मैक्सिमम लिमिट 20 लाख होता है, लेकिन अब हम 20 में से 3 लाख माइनस कर देंगे, रीजन बीइंग पहले ले चुका होगा तो अब 17 लाख बचा इसके लिए। पॉइंट नंबर 3 15/30 होगा सर, अब इनटू में एवरेज सैलरी लेना है। अब एवरेज सैलरी कौन सा? सर पिछले 10 महीने का, पिछले 10 महीने का। अच्छा एवरेज सैलरी मतलब पिछले 10 महीने का, तो मैं यहां एवरेज सैलरी निकालने की कोशिश करता हूं आपके लिए। सर रिटायरमेंट जो हो रहा है वो किस डेट पे हो रहा है रिटायरमेंट? मान लेते हैं वो रिटायरमेंट जो हुआ है, मान लेते हैं क्या बता रखा है 15/6, तो 15/6 जिस साल महीने रिटायर हो रहा है उस महीने का मत गिनो, उससे पिछले महीने का 10 गिनो। तो जून तो चला ही गया, हम मई से काउंट करेंगे ना, यानी जून में रिटायर हुआ तो जून वाली सैलरी मत देखो, मई अप्रैल, तो पिछले 10 महीने लेके चलते हैं। तो हमें एक सैलरी निकालना होगा मई का। मई से पहले जाओ, कौन सा आएगा? अप्रैल आएगा। अप्रैल से पहले मार्च, मार्च से पहले फेब, फेब से पहले जैन, जैन से पहले दिसंबर, दिसंबर से पहले नवंबर। 10 महीने काउंट करने ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, और 8वां नवंबर से पहले सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर से पहले, और सितंबर से पहले अगस्त। यानी पिछले रिटायर हुआ था वो जून में,
तो जून से पिछले 10 महीने पहले मैंने आपके सामने लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। समझ में आ रही है बात आपको? अब पिछले 10 महीने में इसकी मार्च में जो सैलरी थी ना, जब रिटायर हुआ तो 70,000 थी। इसकी बेसिक सैलरी कितने रुपए की थी आपकी? 70,000, ठीक है ना। मार्च के बाद अप्रैल में भी कितनी थी? 70। और अप्रैल से पहले मार्च, ये मार्च नहीं है, मई है, सॉरी मैंने मार्च बोल दिया। मार्च में भी कितनी है? 70। लेकिन फैब के मंथ में इसका इंक्रीमेंट लगा था, इंक्रीमेंट लगा था फैब में। तो सर फैब में जब इंक्रीमेंट इसका लग गया था तो फैब के मंथ में भी इसने कितना रिसीव किया होगा? 70 ही रिसीव किया होगा। है नहीं, इंक्रीमेंट कब लगा? इंक्रीमेंट कहते हैं ही गॉट इंक्रीमेंट इन फर्स्ट 2, यानी 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी को इंक्रीमेंट लग गया, 28 फरवरी को सैलरी लोगे। अब 28 फरवरी को कितनी सैलरी मिलेगी? बढ़ के ही तो मिलेगी। तो यानी 70 ही मिल रहा होगा, बढ़ के ही है। अब जनवरी में इसको मिल रहा होगा, और यहां से पीछे तो हमेशा इसको 65 ही मिलेगा। कोई डाउट बताइए? अब 10 महीने तो हो गए ना, देखो काउंट कर लो आप 10 महीने। सिंपल सी बात है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। 6 महीने तो मिले होंगे इसको 65,000। और बाकी के 4 महीने मिले होंगे 70। तो 10 हो गए ना, 6 और 4। हमें निकालना है एवरेज सैलरी, और एवरेज सैलरी के हमें पिछले 10 महीने का एवरेज करना है, और प्लस डीए। तो हम एक काम करते हैं ना, पिछले 10 महीने का एवरेज ले लेते हैं, पहले टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे सैलरी निकालू, इस साइड कर देता हूं थोड़ा सा, तो हमारा इस साइड करते हैं। चलिए सर, एवरेज सैलरी 70,000 इंटू में 4, 2 लाख, 2 लाख एक, नहीं, दो दो 280, और 65,000 इंटू में 6, 390, और इसकी टोटल सैलरी हो गई 670। कितने महीने की सैलरी है सर ये? 10 महीने की है ना। अब प्लस डीए भी करेंगे ना, क्योंकि डीए भी आएगा, ठीक है ना। डीए जोड़ के एक ही इकट्ठा ही कर देंगे। डीए कहता है 20% होगा इसका। तो सर डीए अगर इसका 20% होगा तो इसका 20% कितना आएगा? 670 इंटू में 20%, 134, 134 आएगा। और डीए भी कहता है भैया पूरा डीए मत लेना, इसका 60, तो अब इसका भी 60 करना पड़ेगा। इनटू में मैं कर रहा हूं यहां पे 60%, तो इसका 60% आएगा सर 80400। अब आएगा ये प्लस में 670, यानी 750,400। ये आ गया 10 महीने का सैलरी, जो फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेजुएटी है। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे एवरेज के लिए? 10 से। समझ रहे हो? कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, मे बी, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। 10 से करेंगे तो 750,400। सर ये आ गया एवरेज सैलरी, जो कि मैं यहां लिखूंगा 75040, इनटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, इग्नोर फ्रिक्शन। तो सर कितने साल? 10 साल 11 महीने 15 दिन। तो भैया ये सब हटाओ, कितना लेंगे? 10 साल। चलिए 750 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 10, तो ये आ गया सर 37 52, ये आ गया। तो एग्जेम्पशन क्या मिलेगा इसमें? लोअर, यही आ रहा है ना लोअर, तो 37। बताइए यहां तक किसी बच्चे को डाउट? यहां तक यस कह रहे हैं कि सर हमें समझ नहीं आया, डीए तो ऐड नहीं किया, डीए तो कर दिया। यस, कहां से समझ में नहीं आया? क्योंकि मैं धीरे धीरे आगे चल लूंगा, जल्दी जल्दी भाग के फायदा नहीं है। आप बताइए क्या समझ में नहीं आया यहां तक? बताइए फटाफट, क्या समझ में नहीं आया? वॉइस आ रही है आप सभी को? सर इंक्रीमेंट समझ में नहीं आया बच्चे को। इंक्रीमेंट क्या कहता है? चलिए एक पेज और ले लेते हैं। देखिए ये हमारे पास पूरा टाइम है। अब समझिएगा, यहां मैं 70,000 सैलरी ले रहा हूं,
और ये मैं बात करता हूं अप्रैल में मेरी 70,000 है। मेरे दोस्त ने मेरे से आके पूछा यार तेरी सैलरी 70,000 है, बोला हाँ वो 2 महीने पहले मेरे जनवरी में मेरी सैलरी बढ़ गई थी 5-10 हज़ार रुपए। तो अप्रैल में तो 70 है, तो जनवरी में मेरी सैलरी बढ़ी थी तो जनवरी में मैंने कितना लिया था 70, लेकिन दिसंबर में मुझे कितना मिल रहा होगा 60। यही तो कहानी होगी, सिंपल सी बात है। ये समझ में आ रही है बात? सेम कहानी यहां पे भी तो है। मेरी सैलरी जून में 70 थी, लेकिन एग्जामिनर में क्वेश्चन कहता है ये सैलरी बढ़ी थी कब, फरवरी से। तो फरवरी से पहले जनवरी दिसंबर में तो मेरी सैलरी बढ़ी हुई तो नहीं होगी ना, तो वहां पे मेरी सैलरी रही होगी 65, क्योंकि 5,000 बढ़ने के बाद 70 बना था ये। ठीक है, 5,000 बढ़ने के बाद 70 बना था। समझ में आया यश आपको? जीटी, जीटी भी निकाल लेते हैं, फिर एक साथ ही पूछ लेंगे, ठीक है। सर क्वेश्चन ने कहा कि ग्रॉस टोटल सैलरी भी निकालिए, तो वेरी सिंपल, ग्रॉस टोटल सैलरी निकाल लेते हैं। आज लाइन तो बड़ी मोटे मोटे खींच रही है। चलिए सबसे पहले बेसिक सैलरी, ध्यान दीजिएगा रिटायरमेंट में। सर हमें 1/4/2021 से लेके 31/3/2022 तक का हिसाब किताब संभालना है, लेकिन ये 31/3/2022 तक तो गया ही नहीं, इसकी जॉब खत्म हो जाती है 15 जून 2021 में। तो इसकी सैलरी की हम बात करें तो अप्रैल और मई 70-70 हज़ार रिसीव किए होंगे, 2 साल 2 महीने। जून में 15 दिन काम किए होंगे, तो जून के महीने का कितना सैलरी मिला होगा इसे, आधे महीने का सैलरी, दैट इज 35,000। पहले देखिए आप, इसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में पेंशन की कोई जानकारी है नहीं तो अभी डाल नहीं रहे हैं। समझ में आई बात? तो सैलरी पूरे साल की यही रहेगी इस साल की। किसी को डाउट इसमें? क्लियर है कैसे आया ये सैलरी? चलिए ठीक है, 175 की सैलरी बेसिक। और सर डीए क्या कहता है, कितने परसेंट होगा? डीए ने कहा था 20% रहेगा, तो 20% 175 का निकाल लेते हैं हम, तो ये आ गया 35,000 रुपये। इसके बाद इसने रिसीव किया ग्रेजुएटी, ग्रेजुएटी रिसीव किया कितने इसने, 10 लाख। माइनस कर देंगे एग्जेम्प्ट, 1 0 और लगा देते हैं, माइनस करेंगे एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट में आपने बोला सर इन तीनों में से ये वाला एग्जेम्पशन मिलेगा, तो 3,75,200, तो 3,75,200 विल बी एग्जेम्प्ट। तो 10 लाख माइनस 3,75,200 एग्जेम्प्ट, तो ये आ गया सर 62,4,800। और तो कुछ था नहीं क्वेश्चन में, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और तो कुछ था नहीं, तो सर यही इसका बन जाता है यहाँ पे। हाँ, हाँ जी, आप सभी की किताब में भी है क्वेश्चन, ये आंसर भी आप मैच कर सकते हैं। 834,800 आंसर। देखो मैं यहाँ दिखा के क्या करूँगा, वो तो आपकी किताब में आप वो अपने आप मैच कर लोगे वो, ठीक है ना। तो ये सर एक और क्वेश्चन हमने कर लिया ग्रेजुएटी का। ऊपर बाकी मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में क्या क्या लिखना है आपका, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर मिस्टर एक्स, असेसमेंट ईयर दिस दिस दिस, वो सारी चीजें आप लिख लेंगे। क्लियर है? 10 से रिटर्न, अगर जून 17 को रिटायर होता तो 17 दिन क्या निकाल लेते सैलरी। बच्चे पूछ रहे हैं जून 17 को होता तो कोई बात नहीं, 70,000 रुपये आपकी सैलरी है, डिवाइड करिए 30 दिन। अब बोलेगा कोई 15 दिन तो 15 से मल्टीप्लाई, अगर 16 दिन 16 से मल्टीप्लाई, 4 दिन तो 4 से मल्टीप्लाई, 1 डे तो 1 से मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात, ठीक है ना। देखो सुहानी ने बता भी दिया है। राम नारायण, मुझे आपका डाउट ही समझ में नहीं आया, आपने क्या लिखा डीए से रिटर्न, मेरे को समझ में नहीं आया। डीए 20% था, क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? आगे चले।
सर आगे एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं, किसका, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन किसका है हमारा, किसका है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर हम टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है ना। किसका है सर, पेंशन, जो है सबसे बड़ी टेंशन, वो गवर्नमेंट के लिए जो हटाई दी उन्होंने, हम पेंशन की बात कर रहे हैं। पहले पेंशन को रिवाइज करा दें, चलिए। सर पेंशन का सेक्शन है 10 सबसेक्शन 10A कैपिटल ए। पेंशन की बात करें तो अगेन यहां पे दो बातें आ जाती है सर। पेंशन को तो फिर नए सिरे से रिकॉर्ड कर लेते हैं ना। पेंशन की बात करें दो सिरे से आ जाता है, या तो होगा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या होगा वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हम बात करें तो इसमें दो पार्ट हो सकता है, या तो पेंशन होता है एक रेगुलर पेंशन और एक होता है कम्यूटेड पेंशन। सर जो रेगुलर पेंशन है वो फुल्ली टैक्सेबल, और जो कम्यूटेड है वो होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली। फैमिली पेंशन यहां मैं नहीं बता रहा, फैमिली पेंशन हमारा अदर सोर्स का पार्ट था, वो तो बस क्विकली मैं रिवाइज करा रहा हूं ना बस। क्या चीज, कम्यूटेड अभी बताते हैं। कम्यूटेड का मतलब होता है इकट्ठा पेंशन रिसीव करना, अभी बता देते हैं, देखिए। सर अगर हम यहां बात करें नॉन गवर्नमेंट में, यहां पे भी दो होगा, एक होगा रेगुलर, इसको हम अनकम्यूटेड भी बोलते हैं। तो जो रेगुलर और अनकम्यूटेड है वो होगा फुल्ली टैक्सेबल, और जो कम्यूटेड होगा उस केस में हमें देखना पड़ेगा सर कि वो ग्रेजुएटी ले रहा है या फिर विदाउट ग्रेजुएटी। सर अगर विद ग्रेजुएटी ले रहा है तो लिमिट है एक्चुअल रिसीव और 1/3 ऑफ फुल पेंशन। अगर आपका लेता है सर ये विदाउट ग्रेजुएटी तो लिमिट बस थोड़ा सा चेंज आ जाता है। सर क्या लिमिट चेंज आता है, 1/3 की जगह पे हो जाता है 1/2। यहां पे थोड़ा चेंजेस है, बस ये आ जाता है 1/2। अब सर कम्यूटेड और नॉन कम्यूटेड की बात करें तो क्या होता है सर कम्यूटेड और नॉन कम्यूटेड। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था आपको, अगर कोई व्यक्ति रिटायर होता है, उसकी 10,000 रुपये सैलरी पेंशन मिलना है उसे, उसने कहा कि सर 10,000 नहीं, मुझे हर महीने 2,000 दो, और 5 साल जो मेरे 8,000 है वो मुझे मत दो, और 5 साल का इकट्ठा 60 महीने से मल्टीप्लाई करके मुझे एक ही बार पेंशन दे दो। यानी मैं पेंशन को एक ही साथ लेना चाहता हूं ताकि मेरे काम आ जाए। मैंने बोला 5 सालों तक मुझे 2,000 दे दो भैया, हम खुश हैं। तो आप सोचोगे भैया 8,000 क्यों नहीं मांग रहा, बोल रहा कि 8,000 5 साल बाद जैसे धीरे धीरे दोगे ना, आज ही दे दो। तो ये लॉ के अंदर प्रोविजन है कि आप पेंशन को इकट्ठा ले सकते हो। तो मैंने इसमें अगर 60 साल की बात करूं तो 4,80,000 मुझे एक साथ मिल जाएगा। यानी मैंने 80% जो पार्ट है पेंशन का वो इकट्ठा रिसीव कर लिया, और जो 20% पार्ट है पेंशन का वो रेगुलर में रिसीव करूंगा। तो रेगुलर पेंशन तो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उसके लिए तो फुल्ली टैक्सेबल है, यहां तो कोई प्रोविजन है ही नहीं। लेकिन अगर आप इकट्ठा पार्ट रिसीव करते हो तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में देखना पड़ेगा कि ग्रेजुएटी के साथ पेंशन ले रहा है या फिर बिना ग्रेजुएटी के साथ ले रहा है।
अगर वो ग्रेजुएटी के साथ ले रहा है पेंशन तो एक्चुअल रिसीव 1/3 ऑफ फुल पेंशन होता है। फुल पेंशन क्या होता है अभी एग्जाम्पल में देख लेंगे। और अगर विदाउट ग्रेजुएटी है तो 1/2 ऑफ फुल पेंशन हो जाता है, बस ये फर्क रहता है। तो सर इसके ऊपर एक क्वेश्चन है जिसमें दोनों पार्ट से हम करके देखेंगे। सर ही एंटायर्ड ग्रेजुएटी और नॉट एंटायर्ड ग्रेजुएटी, ठीक है। बताइए, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? हर ईयर नहीं, ये जब रिटायर होते हैं तो हर महीने मिलता है हमें। हाँ, हर मंथ भी ले सकते हैं, लेकिन ना टोटल आप कुछ उसका हिस्सा ले सकते हो, सारा का सारा नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो वो मैं लास्ट जो बच्चे, शायद आप एब्सेंट थे लास्ट क्लास में। हाँ, तो जैसे जो एब्सेंट थे ना, तो आज वीडियो नहीं आ पाया संडे, कल मैं हर बच्चों को वीडियो शेयर कर दूंगा, वो आराम से देख लेंगे और फिर समझ जाएंगे क्या था उसमें। तो बड़ी डिटेल में हमने देखा था कि क्या है नहीं है, एक एक एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए सर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ए रिटायर करता है 15/4/2014 में फ्रॉम बी कंपनी लिमिटेड, ही वॉज एंटायर्ड टू पेंशन 4,000 पर मंथ। सर 15/4 को रिटायर कर गया या 15/4 के बाद इसे पेंशन मिलता है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 75% द पोर्शन कम्यूटेड एंड रिसीव ₹1,20,000। जब ये रिटायर हो रहा था ना तो 75% इसने पेंशन को कम्यूटेड करा लिया। और जो कम्यूटेड कराया ना, पिछले वाले एग्जाम्पल में 480 दिखाया था ना, 80% कम्यूटेड कराया था तो 480, यहाँ 75% कम्यूटेड कराया तो कितना मिला, 120। एज कम्यूटेड पेंशन कंप्यूट द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द कम्यूटेड पेंशन। आपको बताना है कि कितना पार्ट हमारा टैक्सेबल हो जाएगा, यानी टोटल पेंशन लेस एग्जेम्प्ट तो बाकी क्या होता है, टैक्सेबल। दोनों ही केसेस में बताइए, जब आपका ग्रेजुएटी के साथ हो और जब आपका विदाउट ग्रेजुएटी के साथ हो, तो दोनों केसेस में एग्जामिनर ने पूछा हुआ है। ठीक है, मैं एक एक करके कर लेता हूं। पहले फर्स्ट पार्ट। सर फर्स्ट पार्ट देखिए, पॉइंट क्या कहता है पेंशन में। अब देखो ये कहां काम कर रहा है, बी कंपनी लिमिटेड, तो पता है सरकारी एम्प्लॉय तो है नहीं, कंपनी लिमिटेड आ गया तो ये प्राइवेट एम्प्लॉय है ना, नॉन गवर्नमेंट के हिसाब से चलेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है कम्यूटेड के लिए करेंगे। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि एक्चुअल रिसीव। सर एक्चुअल रिसीव जो था इसका था 1,20,000 और विद ग्रेजुएटी में कहता है 1/3 ऑफ फुल पेंशन। अब देखो फुल पेंशन कैसे निकालेंगे। सर फुल पेंशन 1,20,000 इसको मिला, जो कि बराबर था 75% के इंटू में 100। तो जब कभी भी किसी भी अमाउंट को फुल करना होता है ना, तो जितने परसेंट दे रखा है डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं हम, उसके जो भी 100 से, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने आ गए, 1,60,000 आ गया सर। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1,60,000, दैट इज विच एवर इज लोअर, हमेशा लोअर चलता है, डिवाइडेड बाई 3। तो 53,000, 53,000 ये एग्जेम्प्ट। इसमें से क्या एग्जेम्पशन मिलेगा, लोअर 53 मिल जाएगा, ठीक है ना। सर इसकी बात अगर हम करें, एग्जामिनर ने जो पूछा अगर वो मैं जवाब देने बैठूं यहां पे, तो होगा हमारा क्या, एग्जेम्पशन पेंशन। पेंशन तो सबसे पहले देखिए कितने पार्ट कम्यूटेड कराए इसने, 75। इसका डिसाइड कितना हुआ था, 4,000। तो 4,000 का तो 25% तो मिलेगा ही मिलेगा हर साल, साल कह रहा हूं, हर महीने। तो इसकी बात नहीं कर रहे, मैंने समझाने के लिए बोला है कि अगर पूछा जाए आपको चलो इसका सब कुछ निकाल के दिखाओ, तो भैया मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये तो मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं सर पेंशन कम्यूटेड वाले पार्ट की, ये अनकम्यूटेड है। कम्यूटेड वाले पार्ट में मिला टोटल हमें 1,20 लेस एग्जेम्प्ट। सर कितना एग्जेम्प्ट करोगे, 53,333 रुपए, बैलेंस विल बी टैक्सेबल। तो -120, 121,66666 ये आ गया हमारा ए पार्ट। हाँ कोई दिक्कत नहीं, 1 आध रुपए छोड़ो ना, ठीक है। अब कहता है अगर ये ग्रेजुएटी के साथ ना हो तो देख लेते हैं। सर पॉइंट नंबर 1, ग्रेजुएटी के साथ ना हो तो क्या होगा, एक्चुअल रिसीव। एक्चुअल रिसीव कितना है, 1,00,000
और पॉइंट नंबर 2 क्या लेंगे सर, 1/2 हो जाएगा। यहाँ देखो 1/3 था, यहाँ हो जाएगा 1/2 ऑफ फुल पेंशन। और फुल पेंशन क्या निकाला था हमने, 1,60,000। तो यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलेगा 80,000। तो टैक्सेबल जो होगा ना यहाँ पे वो हो जाएगा 40,000। तो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा 40,000। बताइए कोई डाउट। तो सर लास्ट क्लास के हमने सवाल कर लिए, कुछ ग्रेजुएटी की भी कर लिए और एक पेंशन का भी। एक पेंशन का सवाल और मैं आज लिख के लाया था आप लोगों के लिए, लेकिन ये मैं आप लोगों को होमवर्क में दे दूंगा जो कि समझ में आ जाएगा आपको लगभग, ठीक है ना। तो आज हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट का नाम हम रखेंगे क्या, लीव एनकैशमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। न्यू टॉपिक, लीव एनकैशमेंट। सर इसका सेक्शन है 10(10)AA। पहले देख लेते हैं सर लीव एनकैशमेंट क्या होता है, ठीक है। न्यू टॉपिक, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी में आप जॉब करते हो, किसी XYZ लिमिटेड में आप काम कर रहे हो और आप एम्प्लॉय मिस्टर राम, और मान लेते हैं आप हो एम्प्लॉय मिस्टर राम। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं क्या प्रोसीजर। जॉब जब इंटरव्यू के लिए जाओगे ना तो कैसे आपका जॉब का सिलेक्शन रहता है, क्या क्या पूछते हैं। ये मान लेते हैं मिस्टर एक्स वो एम्प्लॉयर है, वो क्या है, एम्प्लॉयर है, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, आप गए जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, ऑनर के पास गए, वो जो भी पूछा वही कॉमन क्वेश्चन, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, पहले कहाँ काम करते थे, वो सब तो था ही। आपका सिलेक्शन जब हो जाएगा तो फिर एम्प्लॉयर, आप पूछोगे एम्प्लॉयर से, यानी जो आप हो, आप एम्प्लॉयर से कुछ क्वेश्चन पूछोगे। सर हमें ये बता दीजिए, एक तो सैलरी तो कितनी है, ये तो प्रायोरिटी है ही है कि भैया सैलरी तो बताओ। दूसरा, छुट्टी किस दिन रहेगी। तो एम्प्लॉयर कहेगा आपको आपकी छुट्टी रहेगी कब। क्या हर ऑर्गेनाइजेशन में संडे ही होता है, सैटरडे भी होता है, कहीं सैटरडे संडे होता है, कहीं पे वेडनेसडे होता है, कहीं मंडे होता है, डिपेंड करता है कि कहाँ है। उसने बोला संडे छुट्टी होगी। इसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, यानी सर संडे छुट्टी कह रहे हो तो यानी महीने में 4 संडे आएगा तो 4 छुट्टी मिल गई, वो एग्री करते हैं। इसके अलावा अगर हमें इमरजेंसी में काम पड़ जाता है, अब जो बीमार तो संडे बोल के नहीं आएगा ना कि एम्प्लॉयर ने छुट्टी दिया है मुझे संडे को, तो संडे को ही बुखार आना चाहिए। अगर बीच में बीमार पड़ गए तो उसका क्या प्रोविजन रहेगा, वो भी अभी बता दीजिए। ऑनर ने बोला देखिए इमरजेंसी के लिए छुट्टी के लिए मना नहीं है, आप ले सकते हैं। राम ने बोला अच्छी बात है, आपके जहाँ जॉब तो करना चाहिए मुझे, लेकिन क्या है इसके तनख्वाह भी काटोगे आप। फिर एम्प्लॉयर ने क्या कहा, हाँ आपके इसके तनख्वाह काटे जाएंगे। बोला फिर छुट्टी किस बात की हुई, आप जब सैलरी काट ही रहे हो। एम्प्लॉयर ने बोला देखो महीने में 4 छुट्टी हम दे रहे हैं, और मान लो 2 छुट्टी और हो जाती है महीने में किसी कारण से, तो उसका तनख्वाह नहीं काटेंगे। अगर 2 छुट्टी से और ज्यादा कर लिया आपने, सपोज करो 2 से ज्यादा कर लिया आपने, 5 कर लिया, तो हम 2 छुट्टी की आपकी तनख्वाह नहीं काटेंगे, टोटल आपने 5 किए है ना, तो आपके 3 छुट्टी के पैसे कट जाएंगे। हर बार मैं छुट्टी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लीव शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जो ये वाली छुट्टी है ना, जो उसने बोला कि 2 छुट्टी के पैसे नहीं कटेंगे, उससे ज्यादा करोगे तो 4 तो वो है ही है, और प्लस दिवाली दशहरा वो भी है।
तो इसका मतलब जो ये 2 छुट्टी है ना आपकी, इस छुट्टी को कहते हैं हम कैजुअल लीव, इस छुट्टी को कहते हैं हम, यानी हमारे पास कैजुअल लीव है। अब मालिक ने जैसे अनाउंसमेंट करा कि महीने में 2 छुट्टी के पैसे नहीं कटेंगे, अब कोई भी एम्प्लॉय बीमार हो ना हो, बोलेगा यार फायदा क्या है, 2 दिन सो ही जाएंगे घर पे, पैसे थोड़ी कटने हैं, वो 2 दिन छुट्टी करेगा ही करेगा, है ना। अगर आपको पता चल जाए 30 दिन काम करने हैं और 30 दिन में 2 छुट्टी के तनख्वाह ही नहीं कटेगी, 4 वैसे मिल रही है, तो आप क्या बोलोगे, यार 2, हम 25 दिन तो लगातार आ गए, छुट्टी तो हुई नहीं, 2 और मार लेते हैं। ऐसे में एम्प्लॉय पता क्या करता है, फ्राइडे मारेगा, सैटरडे संडे पूरा एंजॉय करेगा, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन काम कुछ ना हो। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयर कहता है कि जो 2 छुट्टी मैंने आपको दिया है, अगर आप इस छुट्टी को अवेल कर लेते हैं, अवेल मतलब यूज कर लेते हैं, तब तो आपकी सैलरी नहीं कटेगा, लेकिन आपने इस छुट्टी का यूज नहीं किया तो हम आपके छुट्टी का पैसा देंगे। अब आप बेवजह सोओगे नहीं घर पे, यानी आपको 30 दिन की बजाय हम 32 दिन की सैलरी देंगे। मान लो आपकी सैलरी 3,000 रुपए है, तो एक दिन की सैलरी कितनी हो गई, 100 रुपया। तो जब मैंने बोला 2 कैजुअल लीव है, आपने छुट्टी मारी ही नहीं, तो 2 दिन तो एक्स्ट्रा काम हो गया, तो आपको 3200 रुपए सैलरी मिलेगा। हाँ, दूसरे मंथ में बढ़ाओगे, मैं वही बताना चाह रहा हूं अभी। तो सर यहां पे क्या समझ में आया आपको बात, कि एक तो कैजुअल लीव होता है। सर कैजुअल लीव क्या होता है, जो हमारे फेस्टिवल और संडे मंडे वीकली हॉलीडेज के अलावा एम्प्लॉयर देता है, उस छुट्टी के बदले में हमसे सैलरी नहीं काटा जाता, उसको बोला जाता है कैजुअल लीव। अगर आपने उस छुट्टी का इस्तेमाल कर लिया तो बोलेंगे अवेल्ड लीव। क्या बोलेंगे उसको, अवेल्ड, यानी उस छुट्टी का यूज कर लिया। अगर आपने उस छुट्टी का इस्तेमाल नहीं करा तो ये 2 ऑप्शन देते हैं कि आपको पैसा देंगे, लेकिन पैसा ऐसा थोड़ी है कि 3200 दे रहे हैं, बोल रहे हैं पहले हम उसको करेंगे आपका 4-5 साल इकट्ठा कर लो उसको, यानी इकट्ठे ले लो, कम से कम साल भर का इकट्ठा कर लो। तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लो आपका 1 महीने का 2 ऐसे करते 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 आप देखोगे तो बड़ी सारी छुट्टी इकट्ठी हो जाएगी। क्योंकि बहुत लोग ना छुट्टी करना ही पसंद नहीं करते, बोलते छुट्टी करूंगा तो क्या फायदा, इससे अच्छा ऑफिस में ही बैठ रहे हैं, हम ऑफिस में ही काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसा होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऑफिस जाके क्या करेंगे, छुट्टी ही कर लेते हैं, दोनों तरीके के नेचर है। तो भैया ये सारी छुट्टी क्या होगी, आपकी जुड़ती जाएगी, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड हॉलीडे। कुछ एक शब्द हैं जो कि आपके आएंगे इसमें, वो चीजें मैं बता रहा हूं, इसको क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटेड। सर अगर आपने इनमें से एक भी हॉलीडेज, मान लेते हैं मैं गिन लेता हूं, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, टोटल 18 दिन हैं आपके, ठीक है ना। अब ये आपके 18 दिन आपने यूज नहीं किए, तो ये है अनअवेल्ड लीव। कौन से हैं, अनअवेल्ड, या मैं सिंपल शब्द में बोलूं तो अनयूज लीव। जिस लीव का आपने इस्तेमाल, क्या इसके पैसे आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। अगर आपने इसमें 4 दिन हॉलीडेज कर लिया है, तो ये कौन सा हो गया आपका, 4 दिन इसमें से आपने लीव ले लिया है, तो सर इसमें से 4 दिन तो यूज हो गया, और बाकी के जो बचे 14 दिन वो हो गया अनयूज। तो यूज को बोलेंगे अवेल्ड, अनयूज को बोलेंगे अनअवेल्ड, और ये हो गया टोटल। समझ में आई बात आपको, यहां तो कोई दिक्कत है। तो यहां पे 2-3 शब्द को हमने देखा है। सर कौन कौन से 2-3 वर्ड देखा है, यूज, अनयूज और ऐसा लीव। अब जब आपको इस 14 दिन का आपने यूज नहीं किया, तो एम्प्लॉयर आपको पैसा देगा, जो पैसा देगा उस पैसे को बोलेंगे छुट्टी जो हमने नहीं करी, उस छुट्टी का हमें क्या मिला है, पैसा मिल गया। इसको एक लॉ के टर्म्स में, अकाउंटिंग टर्म्स में कह लो, कहा जाता है लीव एनकैशमेंट। क्या कहा जाता है, तो सर लीव एनकैशमेंट का पैसा आपको मिलता है, वो भी सैलरी का हिस्सा होना चाहिए। तो जब लीव एनकैशमेंट का आपको पैसा मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे, क्योंकि कुछ एम्प्लॉय क्या करते हैं, इकट्ठे पैसे तब लेते हैं, कब लेंगे, रिटायरमेंट के टाइम पे जब मिलता है लीव एनकैशमेंट का पैसा, तो ऐसे सिचुएशन में ये सारा का सारा टैक्सेबल नहीं करते, यहां पे भी कुछ एग्जेम्पशन का पार्ट होता है हमारा। तो कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, जैसे होता है ना लोअर ऑफ, इसमें से एग्जेम्प्ट होगा तो वो लिमिट पढ़ेंगे। तो पहले आपने यहां देखा आपका अवेल्ड लीव क्या है, अनअवेल्ड लीव क्या है, टोटल लीव क्या है, लीव एनकैशमेंट का मतलब क्या है, ये समझ में आया बात आपको, लीव एनकैशमेंट
किसको बोला जाएगा। अब बात आती है कि एक एम्प्लॉयर जो है वो कितनी छुट्टी मैक्सिमम दे सकता है। तो सरकारी रूल, गवर्नमेंट और लॉ कहता है भैया आप साल में 30 छुट्टी से ज्यादा नहीं देंगे। रूल कहता है 30 हॉलीडेज से ज्यादा आप साल के नहीं दे सकते एक एम्प्लॉय को, एक्सक्लूडिंग संडे मंडे छोड़ के, ठीक है ना। तो एक्सक्लूडिंग 30 हॉलीडेज। अब एम्प्लॉयर बोलता है मैं तो अपने एम्प्लॉय को 45 दूंगा, आप क्या कर लोगे। तो बोला गया उसका अलग प्रोविजन करेंगे हम, उसके लिए अलग। यानी एज पर गवर्नमेंट रूल कंपनी को अलाउड है कि अपने एम्प्लॉय को कितनी हॉलीडेज दो ईयरली, 30। अगर 30 से ज्यादा होगा तो उसका अलग ट्रीटमेंट या अलग रूल करेंगे। एक मैं साधारण सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, मैं बस ये पूछना चाहूंगा कि क्या यूज्ड है अनयूज्ड है, ठीक है ना। कुछ एक पॉइंट पूछूंगा, अगर ये पॉइंट समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं बचेगा फिर तो। चलिए सर, मान लेते हैं मेरा टोटल था 370 दिन, जिसमें से मैंने यूज कर लिया 70 दिन। और ये जो 370 दिन है एज पर गवर्नमेंट 25 डेज। क्वेश्चन समझना, ये 370 दिन एक एम्प्लॉय का जो हॉलीडेज है वो इकट्ठा हो चुका है। कितने दिन, 370 दिन इकट्ठा हो चुका है। और जो 370 इकट्ठा हुआ था ना, इसे हर साल कितने कितने मिला करते थे, 25 25 25 ऐसे करके इसने इकट्ठा कर लिया, जिसमें से इसने 70 दिन इस्तेमाल कर लिया है। तो अब बताइए यहाँ पे अनयूज कितने हैं, कितने ईयर का मतलब ही नहीं है, यानी अनयूज कितना होगा 300। मैं अलग अलग एग्जाम्पल लूंगा, अलग अलग तरीके से पूछता जाऊं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल केस बना लेते हैं, ये ज्यादा जरूरी है, पहले पूछ लेते हैं आपसे। एग्जाम्पल नंबर 2, एक तो हो गया। मान लेते हैं एक एम्प्लॉय 15 साल 15 ईयर जॉब करता है। यहां पे ना आपका जो होता है हमारा ईयर, नंबर ऑफ ईयर, उसे इग्नोर करते हैं, फ्रिक्शन वाला पॉइंट को, ठीक है ना। 15 साल इसने जॉब किया और एज पर रूल इसने एम्प्लॉय को अपने 30 दिन दिए। तो टोटल कितने बने सर, इसके टोटल बनेंगे 15 साल और हर एक साल कितना मिला होगा 30, तो 450। जिसमें से इसने यूज्ड कर लिया, जिसमें से इसने यूज कर लिया मान लो 35 डेज, 35 डेज इसने यूज कर लिया। मुझे चाहिए अनयूज, अनयूज चाहिए, तो बताइए क्या आएगा अनयूज, 415। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको लगेगा पता नहीं क्या मजाक चल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3, मान लेते हैं आपका एम्प्लॉय 16 ईयर जॉब करता है, वो 16 ईयर, उसका रूल के हिसाब से 30 डेज है, ठीक है। उसने अनयूज अनयूज कर रखा है 2 मंथ। आपको निकालना है यूज्ड डेज, ठीक है ना। चलिए यूज डे कितना होगा कोई बता सकता है, चलो आपको निकालने का मौका दिया जाता है। रूल के हिसाब से 30 दिन दिए उसने छुट्टी, यूज्ड आपने कर लिए 2 महीने, अनयूज्ड कितने हैं 2 महीने। अनयूज मतलब जितना इस्तेमाल नहीं किया, 2 महीने। अब 2 महीने का मतलब 60 दिन, टोटल 60 दिन उसने इस्तेमाल नहीं किया। तो आप मुझे बताइए कितना यूज कर चुका होगा। मैं क्लियर लिख देता हूं, और आप निकालिए रजिस्टर पे, फिर मैं भी करूंगा। कितना उसने हमें निकालना है यूज डे। बताइए
बच्चे कह रहे हैं जवाब में आंसर 420। चलिए सभी बच्चे 420 जवाब दे रहे हैं, लाइव क्लास में भी ऑफलाइन भी। एक बार बता भी देते हैं, टोटल जो हमारा बनेगा ना वो 30 मल्टीप्लाई बाय 16 यानी 480, जिसमें से अनयूज्ड, यूज्ड कितने हैं, यूज जो है वो है 2 मंथ यानी दैट इज 60। तो बाकी आ गया अन, नहीं यूज आएगा ना, बाकी क्या आ जाएगा यूज्ड, ये अनयूज्ड है, ये अनयूज्ड है, तो बाकी आ गया 420। यानी सर आपको इस वाले एग्जाम्पल में मैंने यूज दिया तो आपने अनयूज्ड निकाल लिया, इस वाले एग्जाम्पल में अनयूज दिया तो आपने क्या निकाल लिया, यूज्ड निकाल लिया। कोई समस्या यहां तक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। एम्प्लॉय का जॉब है 15 ईयर और रूल के हिसाब से इसे 45 डेज मिले हैं हर साल। तो सर रूल को ब्रेक कर दिया, मतलब उसने ज्यादा दिया है 45 डेज। अब यहां पे इसने यूज जो किया हुआ है, यूज किया हुआ है इसने, मान लेते हैं 150 डेज। पहला क्वेश्चन, इसको मैं 2 पार्ट में करूंगा धीरे धीरे, आप मुझे बताइए अनयूज्ड क्या होगा, बताइए अनयूज्ड कितने, अनयूज देखते हैं लाइव क्लास में भी कितने बच्चे बता रहे हैं। जितने बच्चे लाइव क्लास में हैं सभी बताइए। 525 सुहानी का जवाब, संचित का जवाब 525, 525 सभी बच्चों का जवाब 525। सर एक बार 525 मुझे कैलकुलेशन समझाइएगा, टोटल क्या था, टोटल क्या था सर, 45 इंटू में 15 कितने आए, 675 आया। आपने इसमें से लेस कर दिया क्या, यूज्ड, यूज्ड कितना बना, कितने 150, आपने बताया कितना, कितने 525, आपने बताया 525, इस तरीके से बताया। मैंने कहा था गवर्नमेंट 30 दिन ही अलाउड करता है, अगर 30 दिन से ऊपर है तो अलग होगा, आपको पता नहीं था तो मुझे, मैं भी आपकी जगह होता यही आंसर देता, आपने भी दिया, लेकिन रूल के हिसाब से ये आंसर ना आपका गलत हो जाता है। क्यों होता है सर गलत, अभी समझ लेते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन बन जाए ना तो आपको ना 30 दिन के हिसाब से ही टोटल निकालना पड़ेगा, आपको टोटल जो निकालना पड़ेगा 30 दिन के हिसाब से। चलिए मैं करके बताता हूं क्या है इसका, क्या आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए। सर इसका आंसर होना चाहिए, आंसर टोटल जो निकालेंगे ना हम, टोटल निकाला जाएगा 15, गवर्नमेंट के रूल से ही चलना है, यानी कितने हो गए 450। अब यहां पे यूज कितने हो गए, यूज कितने हो गए 150, तो जवाब यहां पे सर आपका है 300। समझ में आया? सर पहले जो था वो कितना आ रहा था आपका 500, अब जो एक्चुअल है अब लोगे, ऐसा क्यों करा अभी एग्जाम्पल देखेंगे ना वहां समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों करा। तो पहले से आपके अनयूज क्या हो गए, आपके पहले से अनयूज क्या हो गए, कम हो गए या ज्यादा हो गए, पहले आपने बताए थे 500, अब हो गए 300, तो कम हुए। तो जितना कम होगा उतना एग्जेम्पशन क्या मिलेगा आपको, कम। गवर्नमेंट ने बोला भैया एग्जेम्पशन लेने के लिए ये करेंगे, हम अभी देखेंगे, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल देखिए आप, सर एम्प्लॉय जो है
वो जॉब करता है 18 साल, यूज्ड लीव, और यूज्ड को क्या बोल देते हैं हम, अवेल्ड लीव भी बोल सकते हैं। यूज लीव 7 मंथ, 7 ज्यादा हो गया, 7 मंथ, अनयूज 2 मंथ, अनयूज कितने हैं 2 मंथ, यूज कितने 7 मंथ। आपको निकालना है एज पर रूल अनयूज, और जो रूल के हिसाब से ये 45 दिन दे रहा है, आपको निकालना है अनयूज। देखो सर बोलोगे सर अनयूज निकालने के बोल रहे, कैसी बातें कर रहे हो, अनयूज तो दे ही रखा है 2 महीने, फिर भी आप बोल रहे हो अनयूज निकालो। लेकिन ये अनयूज दे रखा है 45 दिन के हिसाब से, आपको किसके हिसाब से निकालना है, रूल 30 डेज के हिसाब से। इसका आंसर बताइए क्या आएगा। क्या रहा है 4, चलिए आंसर निकालें। आंसर निकालें, ठीक है सर। एज पर रूल टोटल जो होगा सर वो होगा हमारा 30 मल्टीप्लाई बाय 18, दैट इज 540। अब माइनस में कर देंगे कितना यूज किया है, यूज जो किया है उसने 7 मंथ, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 30, 200 नहीं, हाँ 210, बचे कितने 330। ये है हमारा अनयूज्ड, ये क्या है हमारा अनयूज्ड है। वो तो भैया सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा, अभी देखेंगे ना एग्जाम्पल, पता चल जाएगा। तो पहले अभी मैंने कुछ नहीं सिखाया, आप ये मत सोचिए कि इसमें से कहाँ क्या जाएगा, बस आप इतना सोचिए कि ये पार्ट सर यूज्ड कैसे निकाले, अनयूज। नॉर्मली आप क्या करते, यहाँ पे अनयूज पूछा था तो अनयूज यहाँ पे ऑलरेडी 2 महीने दे रखे हैं, जो कि कितना निकल के आ जाता है आपका। और वैसे देखा जाए तो 2 महीने कम, मैंने मेरा एग्जाम्पल थोड़ा सा देखो मैंने जल्दबाजी में लिया तो हो सकता है ऊपर नीचे सटीक ना बैठ रहा हो टोटल करने में। वैसे तो 45 इंटू में 18 कितने महीने हो जाते हैं हमारे, 545 इंटू में 18 डिवाइडेड बाय 30, तो 27 महीने होते हैं, तो इसको 20 महीने कर देना चाहिए था मुझे, तो अब बिल्कुल सटीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20 7 हो गया, तो वैसे अनयूज कितने आएंगे, 20 इंटू में 30, 600 बन रहे हैं, है ना। जबकि यहाँ पे कितने बने हमारे, 330 बने। क्लियर है आपको। अब हम इसके रूल पे जाते हैं, क्या रूल है, चलिए सर। लीव एंड एनकैशमेंट, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA। देखिए चलिए लीव एनकैशमेंट की बात करें, या तो आप ड्यूरिंग द जॉब, यानी आपने ड्यूरिंग द जॉब रिसीव कर दिया। सर ड्यूरिंग द जॉब कैसे रिसीव कर सकते हैं ये बताओ। मान लो आपने 1 महीने का, 1 साल को आपको 45 दिन की सैलरी मिलती है, 2 साल आपने नहीं मांगा मालिक से, 2 साल में आपके 90 दिन हो गए, तीसरे साल बोला आपने सर 12 महीने की सैलरी तो ले ही चुका हूँ, 3 महीने की और दे दो, जो 90 दिन का लीव एनकैशमेंट पड़ा हुआ है मेरा वो दे दो।
उसके बाद भी आप फर्दर जॉब करते रहे, तो ड्यूरिंग द जॉब अगर आप लीव एनकैशमेंट कराते हो तो आपका फुल्ली टैक्सेबल है। इसमें कोई आपको एग्जेम्पशन नहीं है। सर दूसरा हो सकता है आप आफ्टर रिटायरमेंट कराओ। आफ्टर रिटायरमेंट आपने आफ्टर रिटायरमेंट रिसीव किया हो, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है। अगर आप आफ्टर रिटायरमेंट रिसीव करते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है लिस्ट ऑफ एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल रिसीव्ड और एग्जेम्प्ट। लोअर ऑफ एग्जेम्प्ट लोअर ऑफ एक्चुअल रिसीव। पॉइंट नंबर 2, मैक्सिमम लिमिट 3 लाख। मैक्सिमम लिमिट पता है कितना है? 3 लाख है। वहां पे 20 लाख था, यहां पे कितना है? 3 लाख। पॉइंट नंबर 3, 10 में एवरेज सैलरी जो भी आएगा, मैं यहां पे क्रॉस लगा देता हूं, जो भी आता है, ठीक है। नंबर 4, अकेला एक ऐसा प्रोविजन ये है जहां पे 4 लिमिट चेक करने होते हैं। हर जगह देखा हमने, 2 भी देखा, 3 भी देखा, यहां पे कितनी लिमिट आ गई? 4 आ गया। 4 में होता है हमारा अनयूज लीव डिवाइडेड बाय 30 इंटू में एवरेज सैलरी इंटू में एवरेज सैलरी। तो अभी तक जो हम दिमाग लगा रहे थे ना, अनयूज्ड अनयूज्ड अनयूज्ड, सिर्फ इस पॉइंट में, क्योंकि यहाँ पे अनयूज्ड डेज पता करना होगा, डिवाइडेड बाय 30 तो है, इनटू में एवरेज सैलरी। सर यहाँ पे सैलरी का मतलब बड़ा ही अलग है, यहाँ पे सैलरी का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। सर सैलरी का मतलब वही 10 महीने रहेंगे। नोट, यहां लिख दे नोट, नोट सैलरी का मीनिंग बेसिक प्लस में डीए, रिटायरमेंट प्लस में फिक्स परसेंटेज कमीशन। परसेंटेज यानी वही एचआरए वाली बात, ठीक है ना। सैलरी का मतलब, सर यहां एवरेज का मतलब क्या है? 10 मंथ सैलरी। 10 मंथ सैलरी, यहां पे एवरेज का मतलब क्या है सर? 10 महीने की सैलरी। सर ये 10 महीने की सैलरी कहीं और भी सुनी सुनी है, कहां पे लेते थे ये एवरेज सैलरी बताओ? और किसमें? 10 एवरेज सैलरी कहीं और भी हमने लिया था, बताइए एवरेज सैलरी कहाँ लेते थे? लाइव में जो बच्चे वो भी बताएं कहाँ पे लिया था। कुछ बच्चे कह रहे हैं पेंशन में, तो मुझे टेंशन हो रही है अब तो। एवरेज सैलरी कहाँ लेते थे भाई? आपको क्लास नोट्स वगैरह मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे? आपका था, हाँ बच्चे तो अभी सिमरन भी कह रही है पेंशन में। पेंशन में कहाँ था? ग्रेजुएटी के अंदर था एवरेज सैलरी वाली कहानी, और अनकवर्ड में, नॉट कवर्ड में। तो 2 जगह एवरेज सैलरी इस्तेमाल हुआ है पूरे सैलरी चैप्टर में। एक होता है हमारा लीव एनकैशमेंट में, एक होता है हमारा कहाँ पे? ग्रेजुएटी
अनकवर्ड में, ध्यान रखना है ये बातें। अब तो मुझे डेली लगता है टेस्ट भी लेना पड़ेगा, अगली क्लास से हर बच्चे को उठा के मैं सारे प्रोविजन पूछ लूंगा जितने भी करवाए अभी तक, सारा HRA से लेके अभी तक का, तो याद होना चाहिए सारा प्रोविजन, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए एवरेज का मतलब क्या है, 10 महीने। अब ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो बच्चे समझते नहीं है कई बार और एग्जाम में गलती कर देते हैं और फिर परेशान रहते हैं। लॉ क्या कहता है, 2 वर्ड है। लॉ कहता है ग्रेजुएटी के टाइम पे एवरेज सैलरी में कहता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ, यानी जिस दिन रिटायर हुए हो उससे पिछले महीने से लो एवरेज। पर लीव एनकैशमेंट में कहता है इमीडिएट डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन रिटायर हुए हो उससे 10 दिन पहले, 10 महीने पहले लो। तो अब मैं दोनों लाइन खींच देता हूं, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा के कंपेयर भी करा दूंगा आपको। ये लाइन मैं बना रहा हूं किसके लिए सर, ये वाली लाइन बना देता हूं मैं आपके ग्रेजुएटी के लिए, 10-10, ये ग्रेजुएटी के लिए बना दिया। सर ग्रेजुएटी में क्या कहता है, अगर मान लेते हैं जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति रिटायर हो रहा है 10/1/2022 में, 10/1/2022 में, तो इसका जो एवरेज निकालेंगे वो स्टार्ट होगा, जनवरी में रिटायर हुआ तो जनवरी छोड़ दो, कहां से स्टार्ट होगा इसका, दिसंबर, फिर इसका क्या चलेगा, नवंबर, फिर अक्टूबर। अब आप तो समझ ही सकते हो, सोन पीछे जाओगे 10 महीने, सितंबर, जो भी, अगस्त, जुलाई, जून, वो भी ठीक है। अब दूसरी हम बात करते हैं, ये लाइन बना देता हूं मैं आपके, ये बना देता हूं मैं लीव एनकैशमेंट, और ये क्वेश्चन एग्जामिनर देता है जानबूझ के, ये सर टेक्स्ट 10AA, कैपिटल ए, स्मॉल ए लिख दिए ना, नंबर गए। आप बस बोलते रहोगे सर कैपिटल को स्मॉल ही तो किया, लेकिन एग्जामिनर बोल देगा बस हो गया वो। थोड़ा और नीचे कर दें इसको, चलिए। अब मान लो हम रिटायरमेंट की बात करें, ये जो रिटायरमेंट होता है अगेन 10/1/2022 को एग्जाम्पल। अब इसका जो 10 महीने, इसमें बड़ा समस्या है, इसमें बोला गया जिस टाइम रिटायर हो गए उससे पिछले महीने से 10 निकालो। इसमें बोला गया लीव एनकैशमेंट में जिस दिन रिटायर हो गए उस दिन से, यानी इसका एक महीना कहां काउंट होगा पता है, 10/1/10/12/2022, यानी इसका रिटायरमेंट जो काउंट होगा वो इसी दिन से यहां काउंट हो जाएगा। हाँ 10 दिन का अलग करो और बाकी महीने महीने का ले लो, लास्ट में 10 दिन का देख लेना। यानी पहले आप देखो दोनों का शब्दों में, क्वेश्चन में कराऊंगा तो समझ में आ ही जाना है, शब्दों में फर्क देखो। ग्रेजुएटी में कहता है जिस दिन महीने रिटायर हुए, जिस महीने रिटायर हुए वो महीने छोड़ दो, उससे पिछले महीने से। मान लेते हैं ये जनवरी में रिटायर हो रहा है तो आप दिसंबर से 10 महीने काउंट करोगे, लेकिन इसमें अगर ये जनवरी से रिटायर हो रहा है तो जनवरी का भी लोगे। एक और एग्जांपल देखो, मान लो इसको मैं रिटायरमेंट करता हूं 31 जनवरी को, 31/1/2022, और इसको भी रिटायर करता हूं 31/1/2022। इसकी जनवरी में जो सैलरी थी ना वो थी 70,000 रुपए, और जनवरी महीने में ही बढ़ के मिला था इसको, और इसकी भी सैलरी थी 70,000 रुपए जो कि जनवरी महीने में बढ़ के मिला था। कितना बढ़ा था सर, 5,000 रुपए बढ़ा था। मैं एक साधारण सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, सर जनवरी महीने में ही इसकी सैलरी इंक्रीमेंट हुई और जनवरी में ही रिटायर हो गया और 70,000 सैलरी और 5,000 बढ़ के मिले, तो मुझे बताइए दिसंबर में इसकी सैलरी क्या रही होगी, 65 रही होगी। समझ में आ रहा है, दिसंबर में क्या रही होगी, 65। तो इसका जब एवरेज सैलरी निकालेंगे तो पिछले 10 महीने जाएंगे, जिस महीने रिटायर हो रहा है उसको छोड़ दो, यानी इसका 10 महीने आएगा 65 से। लेकिन इस वाले में जब निकालेंगे तो 70 भी आएगा और 9 महीने का 65
5 आएगा। तो दोनों में पहले लॉजिकली समझो कि दोनों में लॉ मेकर क्या कह रहा है। एक कह रहा है कि रिटायरमेंट वाले डेट में क्या कहता है, द डेट ऑफ रिटायरमेंट प्रीसीडिंग द मंथ, मतलब मंथ के पिछले। और लीव एनकैशमेंट में कहता है इमीडिएटली द डे ऑफ रिटायरमेंट, वहां पे वर्ड इस्तेमाल है डे ऑफ रिटायरमेंट। तो सर जिस दिन रिटायर हुए उसी दिन से चालू हो गया पिछला। और एक बोलता है कि जस्ट प्रीसीडिंग द मंथ, तो जिस महीने रिटायर हो रहे वो महीना रिलैक्स उससे पीछे स्टार्ट हो गया। पहले आप दिखाइए। सभी ने दिया बिल्कुल सही 65। बताइए पहले ये बात समझ में आई। बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मेरे पास, आपकी किताब में भी है। ग्रेजुएटी के तो मैंने कराया, एवरेज सैलरी वाला कराया। एक क्वेश्चन ऐसा दूंगा जिसके अंदर वो भी दिखेगा आपको, किताब का ही क्वेश्चन, जिसमें समझ में आ जाएगा। बताइए कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट है तो आगे चलें। हो रही है ना बारिश? तो रुक गई है अभी होने दो बारिश, अभी तो बताइए। डन। एक क्वेश्चन देख ले इस पे। देखो जब क्वेश्चन नहीं देखोगे तो मजा कोई नहीं आता इसमें। देखिए जी क्वेश्चन, चलिए क्या कहता है क्वेश्चन में। आपकी किताब का क्वेश्चन है, कहता है ई एन एम्प्लॉय एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, सरकारी एम्प्लॉय है नहीं, रिटायर फ्रॉम द कंपनी 30/11/2014। एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट ही रिसीव 1,44,000 लीव सैलरी। यानी इसको एक्चुअल पॉइंट, 4 पॉइंट लिख लेते हैं यहां पे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट एक्चुअल, सर एक्चुअल रिसीव कहता है 1,44,000, ठीक है, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉय, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितने रुपए है सैलरी? 9,000 रुपए। कोई बात नहीं जी। टाइम पीरियड सर्विस 20 ईयर 8 मंथ, तो भैया 20 महीने, इसके अंदर इग्नोर फ्रिक्शन कर देते हैं हमेशा। लीव एनकैशमेंट मिला है 1,44, ये तो ऊपर ही बोल रहा था, नीचे दोबारा उसी को रिपीट करके बोल रहा है, ये सिर्फ हमें कंफ्यूज कर रहा है। ऊपर वाली बात इसने रिपीट कर दी। कहता है लीव अवेल्ड, अवेल्ड का मतलब यूज, 14 मंथ इसने यूज कर लिए हैं। ठीक है सर, मैं यहां पे यूज लिख देता हूं, सिंपल शब्द में लिख दूं, यूज है 14 मंथ, तो सर महीने में 30, तो 420 दिन कह रहा है ये, घुमा फिरा के मोटी मोटी बातें कहें तो यही कह रहा है ना ये वाली लाइन। तो आगे देखते हैं। बैलेंस अनअवेल्ड लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, कुछ ऐसे लीव हैं जिसको उसने यूज नहीं किया। अनअवेल्ड, अनअवेल्ड का मतलब अनयूज। सर कितने महीने? 16 महीने। तो मोटी मोटी बात कहें तो ये कहना चाहता है सर 480 दिन अनयूज्ड है। ओके। कहता है एवरेज सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फेब टू नवंबर 14, मतलब 10 महीने का ही बता रहा है, अब गिन लेना। 88, तो एक टेंशन खत्म, हमें एवरेज निकालना नहीं है इसमें, तो एवरेज सैलरी दे दिया इसने। लीव एंटायर्ड, जो इसे लीव मिलेगा, कहता है कि भैया एम्प्लॉयर बोलता था कि आपको 1.5 महीना हर साल लीव देंगे, यानी एम्प्लॉयर इसका जो लीव दे रहा था वो 1.5 मंथ इंटू में 30, यानी एम्प्लॉयर कह रहा था 45 दिन की हम छुट्टी देंगे हर साल आपको, गवर्नमेंट कह रहा है। तो क्या हुआ, यहां तक समझ में आया? अब बात आती है पॉइंट नंबर 2, मैक्सिमम लिमिट। 3 लाख। कहता है कंप्यूट द अमाउंट टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट, ठीक है निकाल देंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, 10 गुना में एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी क्वेश्चन में दे रखा है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी, कितने दे रखे हैं? ओहो 88, वो तो सैलरी था।
तो 88,000। ठीक है, दिखाएं आपको, देखिए 10 इंटू में एवरेज सैलरी। ठीक है, अब अगला था हमारा चौथा पॉइंट जो सबसे भारी पॉइंट है, अनयूज लीव। सर अनयूज तो दे रखा है 480, लेकिन आपको याद दिलाएं, क्या अनयूज जब दे रखा था आपको 20 महीने, तो हमने क्या अनयूज निकाला था या इसी का इस्तेमाल कर लिया था? क्यों निकाला? क्योंकि रूल के बियॉन्ड चला गया। अगर ये बोलता ना ये सारा कामकाज 30 दिन के हिसाब से है, तो यही रहता अनयूज लीव, हमें कुछ करना ही नहीं था। समझे बात आप? तो सर हमने निकाला था, तो इसका मतलब सर इस क्वेश्चन में भी निकालना पड़ेगा। तो अनयूज निकालते हैं। तो सबसे पहले रूल के हिसाब से टोटल देख लेते हैं सर। टोटल रूल के हिसाब से कितने साल काम? 20 साल। तो 20 साल रूल के हिसाब से 30 दिन और 600 बनते हैं। इसमें माइनस कर देते हैं यूज। तो यूज क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है यूज है 420। तो अब हमने निकाला अनयूज, कितने आए? 180। चौथा पॉइंट क्या कहता है सर? चौथा पॉइंट कहता है अनयूज लीव डिवाइडेड बाय 30। तो अनयूज कितने हैं? डिवाइडेड बाय क्या होगा? और इनटू में एवरेज सैलरी। अब मुझे एक बात समझाइएगा, इनमें से जो कम होगा, इनमें से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो मैं इसके ऊपर जितना ज्यादा फ्रैक्शन बढ़ाता जाऊंगा तो ये ज्यादा आएगा या कम आएगा? और जब इसमें से ज्यादा आएगा तो उसके हिसाब से लोएस्ट वो बन जाएगा ना। मान लो ये लोएस्ट बन रहा था, लेकिन अगर मैं यहां ज्यादा बढ़ाऊंगा तो ज्यादा आ जाएगा। अभी करके भी दिखाऊंगा। इसको मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आ रहा है? 1,22,600। हाँ, 52,800, सिर्फ 52,800। सही बता दो। अभी 1,00,000 पता नहीं क्या बता दिया आपने मुझे। कितना आ रहा है ये? जी, रूल के हिसाब से जो इनमें से लोअर होगा वो क्या मिल जाएगा हमें? एग्जेम्पशन। ठीक है, चलिए जी एग्जेम्पशन। महीने को इग्नोर्ड नहीं, मैंने बोला ना महीने को इग्नोर, यही तो कह रहा हूं मैं। मंथ को इग्नोर, इग्नोर फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ने कहा कि लीव टैक्सेबल बता दीजिए। टैक्सेबल अगर मैं आपको बताऊं, बताते हैं इसको थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, है ना, छोटा कर देते हैं, दिखना तो है ही है, समझ में तो आ ही गया। चलिए इसको ले जाते हैं साइड में। ओहो, ये टेंशन है इसमें। चलिए यहां पे करता हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर देखा जाए तो इसमें इसने पूछा क्या? कंप्यूट द अमाउंट टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट। तो सर लीव एनकैशमेंट सर 1,44,000 है ना, लेस कर देंगे एग्जेम्प्ट 52,000, बैलेंस विल बी टैक्सेबल। कितना टैक्सेबल? 91। समझ में आया ये पहले? अब देखो मैं समझाना ये चाहता हूं सर, ये जो 45 दिन पे इसमें क्या आपने कैलकुलेशन डाला? मान लो गवर्नमेंट ये 30 दिन वाली बात नहीं कहता तो क्या होता? अगर गवर्नमेंट 30 दिन वाली बात नहीं कहता तो क्या होता? मैं अलग से करके दिखा रहा हूं मैं यहां पे आपको। चलिए, अगर नहीं होता तो आप क्या करते सर? यहां पे 180 के बजाय आप लेते 480, डिवाइडेड बाय 30 ही रहता और इनटू में 8800 रहता। तो बताइए कितना आ रहा है कैलकुलेट करके? 140। सर 140,800 होता तो एग्जेम्पशन अगर इसमें निकालते हैं लीव वाला
तो कितना होता, 144 मिला और माइनस कर देते एग्जेम्प्ट 140, 800 तो कितना टैक्सेबल होता, 3200। तो गवर्नमेंट का तो नुकसान हो जाता है यहाँ पे, यानी आपकी इनकम इस वाले सिचुएशन में कम टैक्सेबल होता और इस वाले में कितना हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो अब कई बार ऐसा होता ना, एम्प्लॉयर पता है क्या करता, झूठ बोल देता कि, या फिर एम्प्लॉय झूठ बोल देता, हमें तो भैया अनअवेल लीव मिला हुआ है और ये अनअवेल लीव था हमारा 200, अनअवेल लीव था 1000, क्या करोगे। हमारा एम्प्लॉय तो देता था भैया साल में 2 महीने छुट्टी, हमारा एम्प्लॉय साल में देता था 4 महीने की छुट्टी। तो जितना ज्यादा आपका अनअवेल बढ़ेगा उतना बड़ा अमाउंट बनेगा। और मान लो इन तीनों से अगर ये वाला अमाउंट बड़ा बन गया तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा ना उसका। आप तो जाके क्या बोल दोगे, मेरा एम्प्लॉयर पहले अनअवेल निकाला हमने, सब कुछ निकाला, टैक्सेबल बन रहा है। टैक्स प्लानिंग में क्या कहोगे, मेरा एम्प्लॉयर साल के देता है 1000 छुट्टी और हाँ लोअर लेंगे ना, तो लोअर तो आपका देखोगे तो लोअर तो हमेशा एक्चुअल कोई ना कोई तो लोअर होगा, वो एक्चुअल रिसीव भी आ जाएगा। अब यहां पे हालांकि इन्होंने 10 मंथ का दे रखा है एवरेज, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे आपका लोअर देखोगे ना तो ये ज्यादा ही आएगा। अभी लोअर मैक्सिमम टाइम तक ये आएगा, अभी लोअर ये आएगा क्योंकि 30 दिन का रिस्ट्रिक्शन पे चल रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो अभी भी देखो मैंने थोड़ा सा गलत निकाल दिया, ये ना गलत हो गया। क्यों गलत हो गया सर, इन तीनों में से क्या देखेंगे हम, लोअर, तो यहाँ पे कितना माइनस करना होता सर, कुछ बच्चे यही शायद बोल रहे हैं कमेंट में, सर ये आएगा तो ये 88 लेना होता। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है। तो मेरा बस बताने का मुद्दा है, गवर्नमेंट टैक्स को, इनकम को बढ़ाना चाहता था, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने रूल में क्या रखा है कि एम्प्लॉयर आप एम्प्लॉय को जितना मर्जी भी छुट्टी दे दें, जितना भी दे दें, हमें मतलब नहीं है, लेकिन जब लीव एनकैशमेंट निकालेंगे तो हम 30 दिन के हिसाब से अनयूज निकालेंगे, उसकी बात खत्म। तो इसका मतलब आपका ये वाला पॉइंट तो नहीं होगा, इसे हटा दिया जाए, ताकि क्योंकि बाद में बच्चे ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं और वो सिर्फ नोट करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ में आया लीव एनकेशमेंट, किसी को दिक्कत। आपकी किताब में भी दे रखा है ये क्वेश्चन, किताब का ही क्वेश्चन है, नंबर भी मैंने नहीं हटाया, हो सकता है पुराना टाइम का, देखो ईयर, हाँ तो पुराने टाइम का मैंने अपडेट नहीं किया अभी। चलिए, किसी को दिक्कत है अभी तक। तो सर हमने लीव एनकैशमेंट करा है अभी।